नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की हमारी कक्षा में दिनांक 27 और 28 मई 2020 की खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज के सद्विचार अर्थात गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का जो हमारा श्लोक है ये भी द्वितीय अध्याय से लिया गया है। 14वां श्लोक है, 37 नहीं है, 14वां श्लोक है। तो दोस्तों देखिए, गीता का जो द्वितीय अध्याय है ना, ये पूर्ण रूप से ज्ञान से भरा हुआ है। इतना ज्ञान आपको दुनिया के किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा जितना अकेले गीता के द्वितीय अध्याय में है। तो अर्जुन के द्वारा अपने अस्त्र छोड़ने के बाद में युद्ध न करने का जब प्रण उसके द्वारा लिया जाता है, तो भगवान उसे कहते हैं कि मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमाप्यायिनो नित्या स्थानस्तिक्षव भारत है। इसका मतलब क्या है कि मात्र अस्पर्श अस्तु, ये जो तुम सोचते हो ना कि तुम्हें शीत सर्दी लगती है, उष्ण गर्मी लगती है, सुख मिल रहे हैं या दुख मिल रहे हैं, ये केवल जब तुम अपनी इंद्रियों को, हमारी जो इंद्रियां होती है ना, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम संसार की चीजों के बारे में जानते हैं, इनको जब आप विषयों से जोड़ लेते हो ना, तब आपको ये सर्दी गर्मी सुख या दुख का एहसास होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए विषय क्या है, आपका पुत्र, ठीक है। आपने अपने आप को अपने पुत्र से इस तरह से जोड़ लिया कि वो आपको बचपन बड़ा होने के बाद में रोटी देगा, ठीक है। लेकिन जब उसके विपरीत कार्य होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, आपको दुख पहुंचता है। इसी प्रकार से शीत उष्ण सुख और दुख, ये सारी चीजें अनित्य होती है, जो केवल हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम इन्हें, इन विषयों से, इनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं। फिर जब हमारे अनुकूल आचरण नहीं होता है तो हम उस जो क्या है सुख या दुख को महसूस करते हैं। इसीलिए जो भगवान है वो अर्जुन को कहते हैं कि वर्तमान में जो तुम्हारी स्थिति हो रही है, जिस वजह से तुम अपने आप को दुखी समझ रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कर्म की ओर ध्यान न दे करके और केवल ये बाह्य जो आवरण है, ये जो बाहरी रूप से तुम्हें ये रिश्ते नाते दिख रहे हैं, उनसे तुम बंधे हुए हो। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में खुद को किसी चीज से बांधो मत कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं इस एग्जाम में इस तरह सफल होऊंगा, मैं वहां ये करूंगा, मैं आगे वो करूंगा, क्योंकि जब वो चीज नहीं होती है तब हम बहुत दुखी होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात, अपना काम करते रहो, जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको जरूर मिलेगा। आपको ये सोचने की कोई चिंता नहीं है कि आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है और उसी क्रम में गर्मी से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आपको समझाने के लिए आया हूं और कुछ चीजें बता भी देता हूं मैं आपको कि क्या क्या इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अत्यधिक प्रचंड गर्मी अर्थात सीवियर हीट वेव, आपने कभी सुना होगा इन चीजों के बारे में लेकिन जानते नहीं होंगे, आज इनको आप जान भी जाओगे। अत्यधिक प्रचंड गर्मी या सीवियर हीट वेव की स्थिति में जो सामान्य तापमान है उससे कितना अधिक तापमान होना आवश्यक है, अर्थात किसी भी स्थिति को आप अगर सीवियर हीट वेव कह रहे हो तो क्यों कहोगे? इसका आंसर होगा सी। जब कभी किसी स्थान का तापमान उसके सामान्य ताप से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो हम उस स्थिति को बोलते हैं अत्यधिक प्रचंड गर्मी या सीवियर हीट वेव। चलिए मैं आपको इस पर डिटेल में विस्तार से बताता हूं कौन कौन सी स्थितियां होती है जो हमें देखने को मिलती है दिन प्रतिदिन में। तो वर्तमान में जो दोस्तों आपने शब्द सुने होंगे, हीट वेव हो रही है, सीवियर हीट वेव हो रही है। तो अगर हम सामान्य स्थिति से विचलन के आधार पर देखें तो सामान्य तापमान, मान लो मेरे जगह जयपुर का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सामान्य स्थिति में हमारा तापमान रहता है 40 डिग्री। लेकिन अगर ये 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अर्थात 44.5 से लेकर के 46.4 डिग्री तक चला जाए तो ऐसी परिस्थिति में जो जयपुर है वहां पर क्या होगी? हीट वेव की स्थिति होगी। लेकिन अगर यही तापमान बढ़कर के 46.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, इससे भी ऊपर चला जाए, तब हम क्या बोलेंगे? अत्यधिक प्रचंड गर्मी की स्थिति। ये तो सामान्य तापमान से हुआ। अगर हम उच्चतम तापमान की स्थिति को देखें, अधिकतम तापमान उतना होने पर, तो उच्चतम तापमान में आप देख सकते हैं कि प्रचंड गर्मी की स्थिति में आपका उच्चतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। अर्थात देश में कोई भी ऐसी जगह जहां पर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हो गया हो,
वो प्रचंड गर्मी वाली स्थिति होगी। लेकिन सीवियर हीट वेव के लिए ये तापमान 47 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान के अधिकतर हिस्से सीवियर हीट वेव, अत्यधिक प्रचंड गर्मी की स्थिति में वर्तमान में आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, जब कभी हीट वेव घोषित करना होता है तो कम से कम 2 दिन तक और कम से कम 2 स्थानों तक, ठीक है, कम से कम उस क्षेत्र के 2 स्थानों पर 2 दिन तक वो स्थिति रहनी चाहिए, तब हम उसे इस तरह की स्थिति के रूप में घोषित करते हैं। आई होप आप राजस्थान में उपयोग किए जाने वाले इन दोनों शब्दों से परिचित हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नियुक्ति की। राजस्थान के किस जिले से संबंधित डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केरल के जो नए मुख्य सचिव हैं उसके रूप में डॉक्टर विश्वास मेहता को नियुक्त किया है और वे राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के विश्वास मेहता जो हैं अब वो केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए इन पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले वो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का जिम्मा संभाले हुए थे और जब कोरोना वायरस जैसी समस्या सामने आई तो ऐसे कालखंड में उन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने किस तरह से हैंडल किया स्थिति को, उसी का परिणाम है कि आज केरल बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है और रिकवरी रेट और फैलने की दर दोनों को ही उन्होंने कंट्रोल किया। 1986 बैच के अधिकारी हैं। प्रारंभिक शिक्षा उनकी डूंगरपुर में हुई थी। 31 मई से वे केरल में मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने वाले हैं। अच्छा प्रश्न है जो कि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हमारा है उससे पहले दोस्तों आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अलग अलग कोर्सेज पर जिनके रेट्स हमने डिक्रीज कर दिए हैं। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें। अच्छा, समाज शास्त्र का नया कोर्स 22 जून से शुरू हो रहा है और आपके पास मौका है कि आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको दोस्तों किन्हीं भी अपने पांच जो आपके दोस्त हैं उनको इसे रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, आपके कोई भी जो 5 दोस्त हैं उनको आप अपने रेफरल कोड से रेफर करें। आपका रेफरल कोड आपको कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पर ज्वाइन करने के बाद अपने प्रोफाइल में आप रेफरल कोड देख सकते हो, तो अपना रेफरल कोड आप उनको शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपके 5 दोस्त आपके रेफरल कोड से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 250 रुपए का कोर्स खरीदता है कम से कम, ठीक है, तो मतलब 250 रुपए कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा वो कितना भी खरीदे। अगर वो ऐसा खरीदते हैं तो आप उनकी डिटेल हमको भेजिए हमारी वेबसाइट पर rsjunction@gmail.com पर, और उसके बाद में आपको निशुल्क समाज शास्त्र का जो हमारा कोर्स है आरएस मुख्य परीक्षा के लिए वो दिया जाएगा। देखो दोस्तों, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। यही 250 रुपए मैं चाहूं तो प्रमोशन के लिए खर्च कर सकता हूं, लेकिन वो बेटर तरीका नहीं होगा क्योंकि वो पैसे का वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर यही पैसा मैं छात्रों के लिए ही खर्च कर दूं तो वो ज्यादा बेहतर है। मतलब कि किसी भी छात्र को जो मेहनत करना जानता है, मतलब हर एक छात्र से आप 50 रुपए पा पाएंगे क्योंकि समाज शास्त्र का कोर्स हमारा 250 रुपए का है। तो अगर आपके 5 दोस्त 250 रुपए के कम से कम 5 कोर्सेज पर ज्वाइन करते हैं, किसी पर भी वो ज्वाइन करें, टोटल 250 रुपए का एक व्यक्ति का होना चाहिए कम से कम, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो आप समाज शास्त्र का कोर्स निःशुल्क ले सकते हैं। आरएस परीक्षा में 20 नंबर मुख्य परीक्षा में कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होगा और अभी रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं। अभी तो कोर्स लॉन्च ही हुआ है और लोग काफी उसको ईगरली उसके लिए वेट कर रहे हैं। उनके साथ आप कंपीट करना चाहें, असाइनमेंट्स, टेस्ट, क्विज और पीडीएफ, वीडियो, लाइव क्लासेस, ऐसे सारी चीजें वहां पर मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा रेफर करें। ये रेफरल करने पर यदि आपका दोस्त साइन अप करता है तो आपको क्रेडिट पॉइंट भी मिलते हैं। हर एक दोस्त के ज्वाइन करने पर आपको 20 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, जिनका 10% आप अलग अलग कोर्सेज को खरीदने में भी यूज कर सकते हो। तो दोनों तरफ से ही आपको फायदा है। बस करना क्या होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका फायदा उठाइए और जल्दी ही हमारे कोर्स में ज्वाइन करें, क्योंकि यह ऑफर केवल 30 जून तक के लिए है। 30 जून तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक भारोत्तोलक खिलाड़ी का नाम खेल रत्न पुरस्कार जीतने के बाद
अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, खिलाड़ियों को पहले मिलता है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद में मिलता है खेल रत्न, लेकिन इनमें से एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको खेल रत्न मिल चुका है और अब उनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारोत्तोलक है, 2017 में विश्व कप में भी उन्होंने पदक अपने नाम किया था, तो उनका नाम जो है अब अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू, उनके अलावा रागला वेंकट राहुल और पूनम यादव, इन तीनों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजे हैं। चानू को 2018 में ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसी साल पद्मश्री सम्मान भी इन्हें दिया गया। ठीक है, 2017 में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने 2018 में भी इसके लिए आवेदन भेजे थे। हालांकि उस साल इनको खेल रत्न दिया गया, लेकिन इस साल इनका नाम अब अर्जुन पुरस्कार के लिए भी भेजा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण सम्मान कि दोनों पुरस्कार को प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, तो ये सारी इनकी जानकारी थी। अगर और देखें तो राहुल की हम बात करें तो राहुल ने जूनियर सर्किट पर कई पदक जीते हैं और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते थे और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। देखो, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप केवल भारोत्तोलन की है, जबकि राष्ट्रमंडल खेल में सभी भाग लेते हैं। समझिए, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जो है केवल भारोत्तोलन की अलग से चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेल में सभी खेलों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये दोनों में इन्होंने अलग अलग जीते। इसी तरह से पूनम की बात करें, उन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। अगर लास्ट बार हम बात करें तो भारोत्तोलन में सतीश शिवलिंगम जो है उनको 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों, कल जो है 26 तारीख को एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण महान एक हस्ती है जिनका निधन हो गया। 70 साल से भी अधिक समय तक अन्न जल ग्रहण किए बिना जीवित रहने वाले योगी प्रहलाद जानी। आपको बताना है वो किस राज्य से संबंधित। उत्तर होगा आपका गुजरात। गुजरात से संबंधित 70 साल से भी अधिक समय तक अन्न जल ग्रहण किए बिना जीवित रहने वाले योगी प्रहलाद जानी का निधन हो गया है। दोस्तों, उन पर बहुत से रिसर्च भी किए गए और उनको जो है चुनरी वाली माता जी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने एक महिला का वेश धारण कर लिया था और उन्होंने लगातार 70 वर्ष तक किसी प्रकार का अन्न या जल ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि मूत्र और जो मल विसर्जन की क्रियाएं हैं वो भी उनके शरीर में नहीं होती। तो कहते थे कि उन्होंने योग के द्वारा ये सब प्राप्त किया। 2010 में डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से संबद्ध डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज द्वारा जो है उनका परीक्षण किया गया। 15 दिनों तक उन्होंने चेक किया और निश्चित रूप से उस समय उन्होंने संपूर्ण तैयारी की। अपनी तरफ से उन्होंने सारे उपकरणों का प्रयोग किया। लगातार 24 घंटे सीसीटीवी और व्यक्तिगत तौर पर सुपरविजन किया गया। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब किया गया। ठीक है, हर तरह के परीक्षण किए गए। बाद में इस इंस्टीट्यूट ने कहा था कि जानी में भूख और पानी से बचने के लिए कुछ अतिरेक प्रकार का अनुकूलन है और वो बात बिल्कुल सत्य निकली। ठीक है, ये क्यों किया? आखिरकार डीआरडीओ करने की जरूरत है। डीआरडीओ सेना के लिए हथियार और बाकी चीजें बनाता है और आप जानते हैं कि हमारे सैनिकों को जंगलों में लंबे समय तक भूख प्यास की स्थिति में रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यदि इस तरह की कोई उनके जीवन से जुड़ी उनके शरीर में कोई ऐसी प्रक्रिया पाई जाती तो उसका प्रयोग किया जा सकता था हमारे सैनिकों के लिए, इसलिए ये किया गया। और प्रहलाद जानी की बात करें तो वो महसाना के चराड़ा गांव के रहने वाले थे, गुजरात में। माथे पर टीका, लाल रंग के वस्त्र, सफेद दाढ़ी और नाक में नथ पहनना की पहचान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। दुनिया में सर्वाधिक बार डाउनलोड किया गया आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? दोस्तों, कुल मिलाकर के 12 भाषाओं के अंतर्गत जो है हमारी आरोग्य सेतु ऐप वर्तमान में उपलब्ध है। ठीक है, 114 मिलियन अर्थात 11.4 करोड़ लोगों द्वारा अब तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है। 2 अप्रैल 2020 को देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो किसी से संपर्क हो रहा है किसी मरीज का तो उसको ट्रेसिंग करने के लिए और बाकी चीजों के बीच में लोगों को जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए इसको दिया गया था। 114 मिलियन से भी अधिक इसके उपयोगकर्ता वर्तमान में हैं और 12 भाषाओं में एंड्रॉयड, iOS और KAIOS प्लेटफॉर्म जो है उन पर ये उपलब्ध है।
एंड्रॉयड और आईओएस को तो आप जानते होंगे। KAIOS जो है ये एक कंपनी है जिसका नाम है काई काई ओएस। तो मोजिला फायरफॉक्स बनाने वाली कंपनी जो है उसके द्वारा ये नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर थी, तो ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। इस आरोग्य सेतु की प्रमुख खासियत पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा रही है और भारत सरकार ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नीति की तर्ज पर आरोग्य सेतु का जो सोर्स कोड है वो सार्वजनिक कर दिया है। हमारा असली प्रश्न यहां आता है क्योंकि साइंस में, टेक्नोलॉजी में आपके आरएस मेंस के पेपर 2 में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसीलिए मैं अब बात करूंगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने ये प्रश्न इसीलिए लिया ताकि मैं आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझा दूं क्या होते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं हम प्रोप्राइटरी या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है किससे, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, अर्थात आईपीआर से। दरअसल आईपीआर भी हमारे पेपर 3 का एक ऑप्शन है, एक पोर्शन है। तो आईपीआर में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोई नया तकनीक बनाता है, कोई भी चीज बनाता है, तो उसकी अपनी बौद्धिक जो है एक उसका बौद्धिक उसका शक्ति का उसने परीक्षा प्रयोग किया, उसने बनाया, तो उसकी एक बौद्धिक अधिकार हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। तो आप देखते होंगे कि एप्पल जो है, एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसे कोई दूसरी कंपनी बना सकती है? नहीं, उसे एप्पल ही बनाता है क्योंकि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। उन्होंने उसका जो सोर्स कोड है ना, उसको बहुत गुप्त रखा है, वो किसी को बताया नहीं। लेकिन आप देखते हो एंड्रॉइड के फोन तो हर कोई बना रहा है, जिस भी कंपनी को आप देखोगे तो एंड्रॉइड के फोन बना रही है। जैसे आपने जावा देखा होगा, जावा, मोजिला फायरफॉक्स आपने देखा होगा, उबंटू के बारे में आपने सुना होगा। ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स कोड एक लाइसेंस के तहत जारी किया जाता है और कॉपीराइट धारक उपयोगकर्ता किसी भी उद्देश्य के लिए इस सॉफ्टवेयर को अध्ययन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, वितरण कर सकता है। कुल मिलाकर के एक को डेवलपर के रूप में वो काम करके उसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से उपयोग कर सकता है। तो जैसे आप एंड्रॉइड को देख रहे हो, एंड्रॉइड के वर्जन कितने तेजी से आते हैं, लेकिन आप देखोगे तो एप्पल के वर्जन इतने तेजी से नहीं आते हैं एंड्रॉइड में। फिर एंड्रॉइड में आने के बाद में उसमें समस्याएं अगर आती है तो उसके भी वर्जन आ जाते हैं, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एप्पल एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, एडोब आपने देखा होगा, ये प्रोप्राइटरी है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज है, क्योंकि इनके सोर्स कोड जिनसे ये बना है, जिन कोड का प्रयोग इसको बनाने में किया है, वो ओपन नहीं होते, लेकिन इनके ओपन होते हैं। ये इसको बेच सकते हैं और बेचने के बाद इसको व्यक्ति कैसे भी प्रयोग करके कुछ भी नया बना सकता है, वो उसका काम है। तो वो ठीक कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, तो जो ऑफर मैंने बताया उसका फायदा जरूर उठाइए। 5 दोस्तों को अपने शेयर कीजिए हमारी एप्लीकेशन। उनको अगर वो 250 रुपए तक का परचेज करते हैं तो आपको हमारा समाजशास्त्र का कोर्स फ्री मिलेगा एप्लीकेशन पर। बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, एक के बाद एक नए कोर्सेज में लाता जा रहा हूँ और भी कुछ नए लाऊंगा। और प्रयास यही है कि बेहतरीन मैटर को हम एक जगह कर पाएं ताकि हमें 10 जगह भटकने की। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रहे हैं और आप शेयर भी कम कर रहे हैं, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।